नमस्कार दोस्तों, आज करेंगे हसदेव अरण्य के बारे में, हसदेव जंगल के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप इस चैनल पे भी देख सकते हैं। तो उससे पहले एक सवाल करेंगे कि आपको विकास की खुशहाली चाहिए या हरियाली चाहिए। हरियाली का विनाश करके विकास की खुशहाली चाहिए या हरियाली चाहिए, वो हरियाली जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी खुशहाली के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, उस विकास की खुशहाली से भी बढ़कर खुशहाली देने वाली वो हरियाली यदि ख़त्म हो जाए तो ऐसे विकास की खुशहाली का क्या मतलब रह जाता है। तो ये एक सवाल है जिस पे आप सभी को सोचना है, हम सभी को सोचना है। अब हम बताते हैं आपको हसदेव जंगल के बारे में, उसकी खासियत के बारे में, और यह भी बताएंगे कि इस हसदेव अरण्य को बचाने की जो मुहिम आदिवासियों ने छेड़ी है वो कितनी जायज़ है और इस जंगल को बचाना भी कितना जायज़ है, इसकी क्या अहमियत है और किससे इसको बचाया जाना है और क्यों इस पे ये संकट आया है, ये सब आपको इसमें हम बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि ये जो हसदेव जंगल है छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना जंगल है। इसका कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर है, यानी ये इतने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर विकसित किए जा सकते हैं, बस सकते हैं। इतना बड़े क्षेत्रफल में यह जंगल है, 2000 वर्ग किलोमीटर में। इस जंगल में, इस अरण्य में, इस हसदेव जंगल में 3000 से अधिक किस्म के पेड़ और पौधे हैं। इसके अलावा करीब 3000 किस्म की औषधियाँ इस जंगल में पाई जाती हैं। औषधियाँ जो कि जीवन ही देती हैं, मानव के जीवन को ही बचाती हैं। सैकड़ों की संख्या में जानवर रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ हाथी भी रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। इसके अलावा यहाँ पे आदिवासी परिवार भी रहते हैं। इन आदिवासी परिवारों में सबसे खास हैं पंडो और कोरवा। पंडो खुद को पांडवों से जोड़ते हैं। महाभारत कालीन इतिहास को जब आप देखेंगे तो उस खंड काव्य में आप जानते हैं कि पांडवों का जिक्र आता है। पांडव भी वनवास झेले हैं, तो ये जो पांडव हैं ये अपने आप को पांडव से जोड़ते हैं। इनका कहना है और मानना है कि ये पांडव के ही वंशज हैं, उन्हीं के खानदान से हैं, इनका कुल उन्हीं से जुड़ा हुआ है। दूसरी जाति है कौरव, जो अपने को कौरवों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि वह महाभारत कालीन जो कौरव थे उनके वंशज हैं, उनके कुल के हैं और उन्हीं से जुड़े हुए सदस्य हैं। इसके अलावा इतिहास के लिहाज से भी इन दोनों जातियों को, जनजातियों को बचाया जाना ज़रूरी है, आदिवासियों को बचाया जाना ज़रूरी है। बचाने की बात क्यों कर रहे हैं? बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि हसदेव जंगल के नीचे बहुत बड़े मात्रा में कोयला दबा हुआ है, जिसकी खुदाई के लिए सरकार निजी कंपनियों को अनुमति देती चली जा रही है। उस ज़मीन की खुदाई का मतलब है, उस ज़मीन से उस काले सोने, उस कोयले को निकालने का मतलब है कि इन सब पेड़ों का कट जाना, पूरी हरियाली का साफ हो जाना,
जब ये सारे पेड़ कट जाएंगे और वहाँ खुदाई होगी तो ये आदिवासी परिवार भी वहाँ नहीं रह पाएंगे, वह भी विस्थापित हो जाएंगे जो कि इसी जंगल पर आश्रित हैं, और जंगल से बाहर आते ही उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वह भी समाप्त हो जाएंगी, जैसा कि झारखंड में हो चुका है। बहुत सारी आदिवासी जनजातियां समाप्त हो चुकी हैं, कोयले की खुदाई की वजह से ही वहाँ जंगल खत्म हो गए और आदिवासी भी खत्म हो गए। बहरहाल यह हसदेव जंगल की एक खास बात यह है कि यह बंगो बैराज का कैचमेंट क्षेत्र है और यहाँ से छत्तीसगढ़ के 4 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई की जाती है। 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, यानी कि कैचमेंट एरिया भी है। इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं, झरने हैं और हरे भरे पेड़ तो है ही हैं, जानवरों की भरमार है। जब ये सब खुदाई होगी तो न नदी रहेगी, न झरने रहेंगे, न हरे भरे पेड़ रहेंगे, न पक्षी रहेंगे, न जानवर रहेंगे, न कलरव रहेगा, न हरियाली रहेगी, न आदिवासी रहेंगे, न पर्यावरण बचेगा। और अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो उसका असर हम पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। इस जंगल के नीचे जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारा कोयला है, यदि कोयले को निकाला जाएगा तो जंगल खत्म होगा ही। बताया जाता है कि बिलियन मीट्रिक टन से अधिक कोयला यहाँ पे इस धरती के नीचे छिपा हुआ है। तो 2009 में केंद्रीय वन मंत्रालय एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय, केंद्रीय वन पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय ने खनन के लिए इस एरिया को नो गो क्षेत्र घोषित किया था, यानी कि यहाँ कोई खनन नहीं किया जाएगा, जिसका अब कोई मायने नहीं रह गया है। 2011 में तब के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस क्षेत्र में 3 कोल ब्लॉक को आवंटित दिया था, सहमति जताई थी, जिसमें से तारा, परसाई ईस्ट और रेते वासन है। तब उन्होंने कहा था कि इन 3 कोल ब्लॉकों के अलावा यहाँ अब और कोई कोल ब्लॉक आवंटित नहीं की जाएगी, लेकिन जाहिर है कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है। 2014 में विरोध शुरू हुआ, तब एनजीटी ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने परसा ईस्ट और वेते वासन कोल ब्लॉक की स्वीकृति को निरस्त कर दिया कि यहाँ खुदाई नहीं होगी हरियाली की कीमत पर। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार जो कि 2014 से केंद्र में सत्ता पर है, उसने किसी की एक नहीं सुनी और खनन परियोजनाओं को एक के बाद एक स्वीकृति देती चली जा रही है, देती चली गई। इस पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में 200 कोल ब्लॉक चयनित किए गए हैं, 20 कोल ब्लॉक चयनित किए गए हैं जो कि आवंटित किए जाने हैं। 6 ब्लॉकों में खदान को खोदे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें करीब 1862 हेक्टेयर निजी और शासकीय भूमि सहित 7730 हेक्टेयर वन भूमि भी है, जिसका अधिग्रहण किया जाना है। इस तरह 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले जंगल को साफ कर दिया जाएगा। हरियाली की कीमत पर जो विकास हम ले आएंगे, उसका फल क्या मिलेगा, ये अभी से दिखाई दे रहा है। इतनी हरियाली नष्ट करके कोई भी मानव अपनी सभ्यता को कभी भी नहीं बचा सकता। खुदाई होने पर आदिवासी बेघर हो जाएंगे, हरियाली खत्म होगी तो पर्यावरण नष्ट होगा। इसलिए हसदेव क्षेत्र के 40 गांवों ने मिलकर हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति बनाई है। यह समिति बीते 6 साल से आंदोलन कर रही है और इस समय बहुत सारे आदिवासी पैदल यात्रा पे निकले हुए हैं और वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं, अपनी बात बताने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि हसदेव जंगल को बचाए रखना कितना ज़रूरी है और वहाँ पर कोयले की खदानों को आवंटित करना कितना गैर ज़रूरी है। लेकिन दुखद यह है कि उनकी बात
केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया में भी उनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि वह अपने वजूद के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई हर उस नागरिक के लिए है जो स्वच्छ सांस लेना चाहता है, जो स्वच्छ पर्यावरण को चाहता है, जो हरियाली को चाहता है, जो यह चाहता है कि जलवायु परिवर्तन ना हो, अधिक बारिश, अधिक गर्मी और सूखा ना पड़े। उस हर व्यक्ति की भावनाओं को ये आदिवासी अभिव्यक्त कर रहे हैं, जिसे समझे जाने की ज़रूरत है। इस जंगल में तेंदू पत्ते से हर आदिवासी परिवार को सालाना 60 से 70 हज़ार रुपए की आमदनी हो जाती है। इसके अलावा महुआ, साल, चिरौंजी, खूंखड़ी से भी इन आदिवासी परिवारों को आय होती है और इसी पर ये निर्भर हैं। और इनकी आशंका ये है कि जंगल ख़त्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, वो भी कहीं नहीं रह पाएंगे। जब जंगल नहीं रहेगा तो ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, ज़मीन भी नहीं रहेगी, तो वो कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि उनको ख़त्म होना ही होना है। जंगल ना रहा तो इनका क्या होगा, ये इनका सवाल है। लेकिन जंगल ना रहा तो पर्यावरण का क्या होगा, ये हर एक मानव का सवाल है। यह जनजातियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इससे बड़ा सवाल है कि फिर पर्यावरण का क्या होगा, यानी कि पर्यावरण भी ख़त्म हो जाएगा। आदिवासी पूछते हैं कि क्या देश को ताज़ी हवा और साफ़ पानी की ज़रूरत नहीं है? जाहिर सी बात है कि ये सवाल बहुत वाजिब है और हर किसी को इसकी ज़रूरत है। जिसे आज आप नहीं समझेंगे तो कल आप समझने लायक भी नहीं रहेंगे। तो मित्रों, एक तरफ हरियाली है, दूसरी तरफ आपकी तथाकथित खुशहाली है। तो तय करना है कि आपको तथाकथित खुशहाली चाहिए या ये हरियाली चाहिए जो आपके जीवन को हमेशा खुशहाल रखती है। एक तरफ हम कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, इस वजह से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कोयले की कमी की वजह से, बिजली की कमी की वजह से औद्योगिक से लेकर आम जनजीवन तक प्रभावित है। सारी गतिविधियाँ प्रभावित हैं, कहीं काम भी ठप है। उधर चीन में कोयले की कमी से हाहाकार मचा हुआ है, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र बंद हुए हैं। और हमारे यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं कि कोयला की कमी की वजह से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, और बिजली का उत्पादन नहीं होने से औद्योगिक उत्पादन नहीं हो रहा है, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी में बिना पंखे के रहना पड़ रहा है, बिना एसी के रहना पड़ रहा है। बहुत सारी दिक्कतों को लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो ये हालात हैं, कोयला कितना ज़रूरी है इससे ये समझा जा सकता है। विकास के लिए कोयला बेहद ही ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किस कीमत पर, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसा विकास चाहिए जो विनाश की बुनियाद पर टिका हो? हरियाली ख़त्म करके आप खुशहाली नहीं बढ़ा सकते हैं, यह तो बिल्कुल एकदम तय बात है। हसदेव अरण्य ही नहीं, इसके जैसे तमाम जंगल हरियाली हैं, और ये हैं तभी हमारी खुशहाली है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। सरकारें पेड़ की महत्ता को बताती हैं, वह जानती हैं कि पेड़ है तो हरियाली है, और यही वजह है कि हर साल मानसून आने से पहले जून जुलाई, खास करके जुलाई में पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। एक अभियान के तहत जो है पौधे लगाए जाते हैं। सरकार मुफ्त में पौधे देती है, लोगों को देती है, खुद भी लगाती है। वन विभाग इसमें तमाम तरीके की जद्दोजहद करता है कि पेड़ अधिक से अधिक तैयार किए जाएं, पौधे लगाए जाएं, ताकि पेड़ बने और हरियाली आए। यानी कि हरियाली के महत्व को सरकार भी जानती है, लोग भी जानते हैं कि हरियाली का क्या महत्व है। तो जब हम जानते हैं तो फिर जो हरियाली
कुदरत ने बख्शी है हमें नेमत के तौर पर, उसको क्यों उजाड़ रहे हैं, उसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं कुछ कोयले के लिए। एक भी पौधा पेड़ नहीं बनता जो अभियान के तहत पौधे लगाए जाते हैं हर साल, एक भी पौधा पेड़ नहीं बन पाता। हरियाली के लायक तो एक भी नहीं होता। यदि हरियाली ज़रूरी है, पेड़ ज़रूरी है, तो जंगल को क्यों उजाड़ रहे हैं? क्योंकि उसकी ज़मीन के नीचे कोयला काला सोना है, इसलिए कोयला है। वह कोयला जिससे बिजली बनती है, वह बिजली जिससे विकास की रोशनी जलती है। लेकिन यह प्रक्रिया सही नहीं है। सभी जानते हैं कि कोयला को जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे जलवायु परिवर्तित हो जाती है, यानी क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु में परिवर्तन का मतलब है कि अधिक बारिश, अधिक गर्मी, लंबा सूखा और लंबी ठंड पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। इसी साल अमेरिका और कनाडा ने ठंड के मौसम में भयंकर गर्मी को झेला है और वहाँ पे जंगलों में आग लग गई। टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच गया था, उससे भी ज़्यादा हो गया था और लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। तो ये सब हुआ था हमारा ये जो विनाश है, हरियाली ख़त्म करके विनाश लाने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं और ऐसी चीज़ों को ना झेलना पड़े, भयंकर सर्दी, भयंकर गर्मी, भयंकर बारिश, भीषण सूखा और भीषण बिजली अति बारिश को ना झेलना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि अब बिजली उत्पादित करने से बच सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से आप बच सकते हैं, हरियाली को बचाकर, हरियाली को बढ़ाकर। हरियाली की कीमत पर मिलने वाला उजाला कभी खुशहाली नहीं दे सकता। इससे बेहतर है कि अंधेरे में रहें, लेकिन सांसों को अवरुद्ध होने वाली हवा को स्वच्छ रखें, प्रदूषण से बचाए रखें, वरना कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से क्या हालात होता है, इसे लगभग सभी ने देखा, सुना और भोगा है। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हसदेव अरण्य को बचाएं, खुद को बचाएं, हरियाली को बचाएं, तभी आपकी खुशहाली बची रहेगी। जीवन की खुशहाली हरियाली से है। जीवन में खुशहाली विकास की रोशनियों से नहीं है। विकास की रोशनियाँ के नीचे बहुत घना अंधेरा फैला होता है। उस अंधेरे को पहचानने की ज़रूरत है और वो अंधेरा ऐसी हसदेव अरण्य जैसी हरियाली को समाप्त करके ही छाता है और ऊपर केवल जो थोड़ा बहुत उजाला दिखता है, उससे मानव जीवन संकट में आ जाता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आदिवासी जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देश को ताज़ी हवा, स्वच्छ हवा, पर्यावरण नहीं चाहिए, तो ये बहुत वाजिब सवाल है और इस पर सोचे जाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बताइए, उन्हें शेयर करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसमें बताइए कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अपनी राय भी दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।